बहुत स्लो आ रही है सर जी। रचनात्मक मूल्यांकन करते वक्त जो सब्जेक्ट है हमारे कार्यानुभव है, कला शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा है, इसको जो ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है तो उसके लिए 5 बिंदु हैं। तो वो 5 बिंदु वाले जो ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें ए प्लस बी और सी, हाँ, आदि पर किया जाता है, जिसका विवरण हमें अभी देखना है। जैसे कि इसी श्रृंखला में अगर ए है, हाँ, तो ग्रेड ए+ है या फिर A1 है, तो वो कहलाएगा अंकों में 91 से लेके 100। तो उसका श्रेणी बिंदु जिसको हम ग्रेड पॉइंट कहेंगे वो आता है 10। जहां से 81 से लेके 90 तक है वो ग्रेडिंग में आएगा, A2 आएगा। तो उसके लिए श्रेणी बिंदु होगा 9। 71 से लेके 80 तक जो होगा अंक या फिर प्रतिशत, वो ग्रेडिंग में आएगा B1, जो 8 अंक होंगे। और 61 से लेके 70 तक है वो B2 में आएगा और उनके श्रेणी बिंदु होंगे 7। 51 से लेके 60 अंक तक आएंगे, जो श्रृंखला ग्रेडिंग सिस्टम कहलाएगी C1। तो उसके लिए मार्क होंगे 6। 41 से लेके 50 तक C2 रहेगा, इसके मार्क रहेंगे 5। 33 से लेके 40 तक रहेगा, वो रहेगा D1 और वही कहलाएगा 4। तो 21 से लेके 32 E1 कहलाएगा और 0 to 20 कहलाएगा E2। इनके लिए कोई भी ऐसे मार्किंग सिस्टम या गुण नहीं है। तो इस प्रकार जो रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है इसमें कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा आती है। तो उसके लिए हमने ये पॉइंट हमने देखे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब रचनात्मक मूल्यांकन का कार्यान्वयन देखेंगे, किस तरह से कार्य करता है ये। तो इसका फंक्शन ये है, शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य, अभिप्राय अथवा परिणाम और इन्हें प्राप्त करने की कसौटियों को पूरा करने में सहयोग देता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का कार्यान्वयन है कि वो शिक्षा प्राप्ति के जो लक्ष्य है हमारे, शिक्षा प्राप्ति के जो कोई भी होंगे कि बच्चे को शिक्षा लेने के बाद क्या हासिल होना है, क्या नहीं होना है, उसके हमारे लक्ष्य होते हैं। तो वो लक्ष्य, अभिप्राय और उसके परिणाम, इन्हें प्राप्त करने की कसौटियों को पूरा करने का सहयोग ये रचनात्मक मूल्यांकन देता है। तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच गंभीर बातचीत जो निरंतर बनती रहती है, उसमें और परिपक्वता आ जाती है इस रचनात्मक मूल्यांकन की वजह से। तो बच्चों और अध्यापकों में गंभीर बातचीत कब होती है? जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है, बार बार, बीच में, शुरू में, अंत में, तो उससे हमें फीडबैक बारंबार मिलते रहता है और उसी फीडबैक की वजह से बच्चों में बहुत सारे बदलाव आते हैं और उसी बदलाव से हमें बच्चों में कितनी और किस हद से प्रगति करना है वो भी समझ में आता है। तो विद्यार्थियों का स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होना निर्धारित करता है और बच्चा खुद यहाँ पर अपना सक्रिय सहभाग विथ एक्टिविटी करता है। और सक्रिय सहभाग यानी पार्टिसिपेट लेते वक्त बच्चा एक्टिव रहता है और उसका खुद का वो इवैल्यूएशन भी यहाँ पर करता है कि मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है वगैरह। तो पाठ्यक्रम के अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति को आंकने के लिए किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति करने की कठिनाइयों का निदान करें और उन्हें समय के उपयुक्त अंतरालों पर माता पिता के ध्यान में लाना चाहिए। यानी एक तो पाठ्यक्रम जो है उसका अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति के आंकड़े यानी आंकड़े के लिए किया जाना है हमें इस रचनात्मक मूल्यांकन का कार्यान्वयन। साथ ही साथ इसी कार्यान्वयन से हमें अपने माता पिता को भी ये पता चलेगा कि अपना बच्चा किस हद तक जा चुका है, वो कौन सी कठिनाइयों को वो सामना कर रहा है, कौन सी मुसीबत उसको आ रही है। इन सब बातों का पता उन बच्चों को, उन माँ बाप को इस अध्याय की वजह से समझ में आता है। साथ ही
प्रतिभाशाली बच्चे को हाँ, अतिरिक्त कार्य देकर, क्योंकि हमें रचनात्मक मूल्यांकन की वजह से समझ में आता है, रचनात्मक मूल्यांकन की वजह से हमें समझ में आता है, हम बार बार इवेल्यूशन लेते हैं, इस वजह से हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन बच्चा मतिमंद है, ये समझ में आता है। अगर तुम्हारे साल में स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चा है, तो फिर उसको क्या करेंगे? प्रतिभाशाली बच्चा आम बच्चे से आगे होता है, जो सामान्य बच्चा होता है, तो उसको सामान्य बच्चे से थोड़ा ज्यादा उसे क्या देना है? सहकार्य देना पड़ेगा। हाँ, उसको आगे बढ़ने वाली सामग्री देना है, उसके ऊपर परामर्श यानी समायोजन करना है बच्चे का। समुपदेशन, परामर्श का मतलब होता है समुपदेशन, और ये देकर उन्हें हम अधिक योग्य बनाना है कि वो आगे बढ़ पाए, आगे जा पाए। ये सब कुछ आसान हो रहा है रचनात्मक इवैल्यूएशन की वजह से। जो बच्चा हमें समझ में आ रहा है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा अधोगति वाला है, तो उसे हम तय करते हैं बच्चे की डेफिनेट डेफिनेट उसका डेवलपमेंट कैसे हो। अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थियों से निपटने की कार्यनीतियों का उपयोग करना है हमें। तो जो योग्यता वाले अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये रचनात्मक मूल्यांकन तय करता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हमें बच्चों की सभी तरह की प्रगति पर ध्यान रखने में, वो कितनी प्रगति कर चुका है ये उसके माता पिता को बताने में, तथा फीडबैक लेने में, स्वयं मूल्यांकन करने में, और बच्चा कौन सी हद तक पीछे रह गया है वो देखने में, तथा हमारे क्लास में कौन कौन सी बच्चे के प्रकार है वो समझने में भी हमारा रचनात्मक मूल्यांकन क्या करता है, हमें मदद करता है, सहकार्य करता है। अब ये रचनात्मक मूल्यांकन जो है, उनकी क्या है योजनाएं, क्या नहीं है, ये हमें देखना है। इसका प्लानिंग क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन की योजना। तो रचनात्मक मूल्यांकन निर्धारण पर संकेंद्र करता है। सकेंद्र यानी सकेंद्रण, यानी इसका मतलब है फोकस। ये रचनात्मक निर्धारण पर, यानी बच्चे के कंस्ट्रक्टिव नॉलेज पर, किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट हो रहा है नॉलेज, उस पर केंद्रित करता है, उस पर लक्ष्य देता है, उस पर फोकस करता है कि बच्चे को प्योर समझाए, उसको रंटस पद्धति में मत डालो, उसको समझने और समझाने की कोशिश करो। विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्ति के परिणाम और निर्धारण की अपेक्षाओं को बांटना। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन ये काम करता है कि विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्ति के परिणामों और निर्धारण की अपेक्षाओं को बांट। तो इस वजह से शिक्षा का परिणाम क्या होगा और किस चीज पे उसे निर्धार करना है, कहाँ पे ध्यान देना है, ये तय होता है ये रचनात्मक मूल्यांकन की वजह से। स्पष्ट रूप से निर्धारित कसौटियों का उपयोग करना। तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन की वजह से स्पष्ट रूप से निर्धारण कसौटियों का उपयोग किया जाता है। तो वो कितनी हद तक जा चुका है, कितना उसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इन सभी की बातों वहां पर मालूम आती है। उदाहरण और आदर्शों का उपयोग करना चाहिए, बच्चों को मिसाल देना चाहिए, मिसाल तौर पर उसे उदाहरण बताना है। हाँ, और आदर्शों का यहाँ पर उपयोग करना है, जिससे बच्चा खुद समझ पाए, पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। अगला है विशिष्ट फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दे, जिससे बच्चों को सहायता मिलेगी। तो बच्चे को जब हम कौन सी हद तक है पता चलता है, मानो बच्चा सामान्य लेवल से भी नीचा है, मंद गति वाला है, अध्ययन डिसऑर्डर है, तो फिर तुम उस माहिती को, उस सूचनाओं को, उस फीडबैक का क्या रख कर आचार डालेंगे? तो तुम्हें फॉरवर्ड करना है। कहाँ करना है? अपने उच्च वालों को और हमारे बच्चे के माता पिता को, जो उनको पता चले कि अपना बच्चा किस हद तक जा चुका है, किस हद तक नहीं जा चुका। विद्यार्थी स्वयं निर्धारण करे, विद्यार्थी खुद का मूल्यांकन खुद करता है। इसके वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर वही मिल रहा है कि खुद का इवैल्यूएशन खुद करने की वजह से यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है, और जो इवैल्यूएशन होता है वो वस्तुनिष्ठ किया जाता है। विद्यार्थी अपनी प्रगति का विवरण रखे।
और वो जो उसने खुद प्रगति की है, जिस तरह से उसने मार्किंग दी है, इसका वो रिकॉर्ड क्या करेगा, अपना विवरण खुद के पास रखेगा। विद्यार्थी प्रगति का विवरण रखे, और रखे के साथ वो दिखाए, और बच्चा जिससे अपनी प्रगति और आगे लेके जा सके। अध्यापक विद्यार्थी की प्रगति का विवरण रखें। अध्यापक को भी बच्चे की प्रगति का विवरण रखना चाहिए। और हम जब टेस्ट बनाते हैं, आकारिक साकारिक मूल्यमापन वार्षिक मूल्यमापन लेते हैं, इस वक्त आपकी टेस्ट तैयार होना बहुत जरूरी है। तो अध्यापक विद्यार्थी की प्रगति का विवरण रखे, ये भी मुद्दा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब अगला है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए विशिष्ट सिफारिश। अब ये रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेशन की गई है, वो हमें देखना है। तो सीबीएसई ने रचनात्मक मूल्यांकन के लिए यह सिफारिश की है कि नए सत्र से प्रारंभ में अप्रैल में शुरू हो। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन जो भी है, ये सीबीएसई जिस तरह से पैटर्न चलाती है, तो इसी की वजह से रचनात्मक मूल्यांकन का जब इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर किया जाता है, तो इसका नए सत्र का शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। तो हमारे भारत में भी ये 1 अप्रैल को हम क्या करने वाले हैं, नया वर्ग शुरू करने वाले हैं। बराबर है कि नहीं? हमने ये सीबीएसई पैटर्न जैसे लागू कर कर खुद के स्कूलों में भी हमने बदलाव किए, और तथा हम जो स्कूल शुरू करने वाले हैं वो अब अप्रैल में कहा है, अनाउंसमेंट भी हुई है कि नए सत्र की शुरुआत अप्रैल में होगी। बराबर, बराबर है कि नहीं? नए सत्र की बराबर। शुरुआत नए साल में होगी, कहा कि नहीं अप्रैल से शुरू होगी या जून से? जब हमने एनईपी का लागू किया तो एनईपी में भी यही कहा गया है कि नए सत्र की शुरुआत हमें अप्रैल से करने है। बराबर। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन है, उनके लिए किया जाता है। और सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं जो भी पैटर्न चलाते हैं, उनको भी ऐसे ही करना होता है। अब प्रत्येक अवधि में विद्यालय रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कागज पेंसिल का उपयोग परीक्षा में एक से अधिक बार न करना है। यानी अगर तुम बार बार भी रचनात्मक मूल्यांकन ले रहे हो, तो उसमें कागज पेंसिल पेपर पेंसिल की परीक्षाओं का उपयोग ज्यादा नहीं करना है, एक बार से ज्यादा नहीं करना है। तो उसमें क्या करना है, आपको प्रात्यक्षिक लेना है, बच्चों का सहभाग लेना है, एक्टिविटीज लेना है ना, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं वो लेना है। तो ये 3 तरह की सभी परीक्षाओं पर उसको क्या देना है, फोकस देना है। सिर्फ एक ही तरह की परीक्षा लेना नहीं है। अब ये जो विज्ञान का सब्जेक्ट है, इसके मामले में वर्ष में 4 रचनात्मक मूल्यांकनों में से कम एक मूल्यांकन प्रयोग के रूप में हो। जो भी आप रचनात्मक मूल्यांकन 4 कर रहे हैं, उनमें से कम एक मूल्यांकन तो प्रयोग के रूप में होना है। यानी आपको एक्सपेरिमेंट लेना है। ऐसा नहीं करना है कि सभी जो लिए हैं आपने वो कागज पेपर पेंसिल वाले हो या फिर ओरल वाले हो। तो यहाँ पर बच्चे का प्रैक्टिकल भी लेना है, जिसमें 4 वर्ष में 4 बार जो लेना है, उसमें से कम एक बार तो प्रायोगिक तत्पर होना जरूरी है। अगला है गणित में 4 मूल्यांकन में से एक मूल्यांकन गणित प्रयोगशाला क्रिया कलापों का मूल्यमापन होना चाहिए। यानी इवैल्यूएशन कब कब करना है, कौन सा करना है, बच्चा कहाँ तक आगे जा चुका है नहीं जा चुका है, इसकी मालूमात मिलाने के लिए आपको आपको क्या करना है कि बच्चों को मूल्यांकन करना है। साथ ही साथ गणित में जो मूल्यांकन हो रहे हैं 4 में से एक तो मूल्यांकन गणित प्रयोगशाला की कलापों यानी एक्टिविटीज का मूल्यांकन होना जरूरी। सामाजिक विज्ञान में 4 कम से कम सामाजिक विज्ञान में 4 में से कम एक मूल्यांकन परियोजनाओं पर आधारित होना है, यानी फीडबैक फील्ड क्षेत्र वगैरह। भाषाओं में कम से कम एक मूल्यांकन श्रवण बोध अथवा वार्तालाप के रूप में वार्तालाप करने के कौशलों का मूल्यांकन होना चाहिए।
तो बच्चों को जो मूल्यांकन हम करा रहे हैं, और, और सामाजिक विज्ञान हो, तो उसमें से 4 में से 1 हमें क्षेत्रीय भेद के लिए इस्तेमाल करना है, और भाषाओं में 4 में से 1 हमें श्रवण बोध का मूल्यांकन करने के लिए करना है। समझ में आया? तो इस तरह से हमें रचनात्मक मूल्यांकन के लिए विशिष्ट सिफारिशें दी गई हैं, जो हमें आने वाले सत्र में करना है। अब हमें महत्वपूर्ण कार्य को देखना है, जिससे है प्रश्नों का निर्माण। यहाँ पर हम प्रश्न को क्रिएट करते हैं। अब मुझे बताओ, प्रश्न के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से होंगे या फिर हैं, बताओ चलो। सर वस्तुनिष्ठ रिकॉर्डिंग प्रश्न। चालू है ना? हम बताओ चलो, पटपट से बताओ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वेरी नाइस। साहब, लघुत्तरी प्रश्न, उत्तरी, दीर्घोत्तरी, दीर्घोत्तरी, रचनात्मक, ये जो प्रश्न के प्रकार बता रहे हैं आप, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे टाइप्स होंगे ना, वो कौन कौन से हैं यस वो सर। दो। आंसर इन वन सेंटेंस, मैच द पेयर, ऑड वन, ट्रू और फॉल्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। स्थानों की पूर्ति करो। हाँ, और मैच द पेयर। वन सेंटेंस आंसर, हो वन गया सर, वर्ड डेफिनेशंस। आंसर। आप में से कितने जन यहाँ पर सीबीएसई में पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न पढ़ा रहे हैं? कोई नहीं है? सब स्टेट लेवल का ही सिलेबस पढ़ाते हैं। यस सर। यस सर। अभी हमें प्रश्नों का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है वो देखना है। एक मिनट, कोई तो पढ़ेगा इसे, गले में खराश है थोड़ी, कोई तो पढ़ो इसको। मैं पढ़ूं सर। यस। प्रश्नों का निर्माण बच्चे के ज्ञान, सोच, छवि और भावनाओं का पता लगाने का सबसे उत्कृष्ट तरीका क्या है? विद्यार्थी का मूल्यांकन उससे प्रश्न पूछकर और उसके सामने समस्याएं रखकर किया जा सकता है। दिए गए उत्तरों के संबंध में प्रश्न बनाने की क्षमता भी शिक्षण का उचित परीक्षण है। हाँ, आगे, आगे भी पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। सकारात्मक मूल्यांकन करने के रूप में अध्यापक शिक्षण के दौरान उसके शिक्षण की जानकारी या बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयों को बच्चे से पूछकर कर सकता है कि बच्चा उसके बारे में क्या सोचता है। प्रश्नों के आदान प्रदान के माध्यम से ही कक्षा को जीवंत बनाया जा सकता है। प्रश्न पूछना यह दोनों दिशाओं से संवाद की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी कक्षा को क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो ये प्रश्न पूछने का या फिर प्रश्न निर्माण के इसमें सबसे महत्व है कि बच्चे की ज्ञान, उसका सोच किस तरह से है, उसकी छवि और भावनाओं का पता लगाना हमारा सबसे अहम सवाल है। और ये चेक करना है तो फिर कौन सा तरीका अच्छा है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा तरीका अच्छा है, तो सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न पूछना, बराबर, उसके सामने समस्याओं को रखना, और वो रखने के बाद किस एंगल से उसको सॉल्व करता है, कौन सी क्षमताएं प्राप्त कर चुका है, हाँ, और उसमें सही तरीके से परीक्षण या फिर ऑब्जर्वेशन किया है कि नहीं, इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक मूल्यांकन के रूप में अध्यापक शिक्षण के दौरान जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसे शिक्षण की जानकारी या बच्चों के सामने आने वाली कठिनाइयों को बच्चों से पूछकर कर सकता है कि बच्चा उसके बारे में क्या सोचता है। तो ये प्रश्नों का निर्माण हम इसलिए देख रहे हैं कि जब ये सिस्टम में बच्चा रहता है, इसके दौरान हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं,
फुल एकेडमिक लर्निंग यहाँ पर होती है, तो उस वक्त बच्चे के सामने कौन सी कठिनाई आ रही है, उसे क्या दिक्कत आ रही है, कौन से एंगल के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखना है। इसके बारे में वो कैसे सोचता है, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रश्नों के आदान प्रदान यानी इंटरेक्शन है ना, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, हम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, है ना। इस तरह से दोनों ओर से होने वाला कम्युनिकेशन। तो प्रश्नों के आदान प्रदान के माध्यम से ही कक्षा को जीवंत बनाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ बातचीत है तभी वहाँ फूल जिंदा होगा ना। जहाँ पे ऑलरेडी ये बातचीत बंद है, हम करें तो कायदा है, तो आपका कोई उपयोग नहीं। प्रश्न पूछने का यह दोनों दिशा में या दोनों दिशा से संवाद की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी कक्षा को क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो किस तरह से पूरी शिक्षा को, किस तरह से उसको एक्टिव बनाना है, ये महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण निर्णय को कि अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या है। क्या है आप बता सकते हैं? एक अच्छा प्रश्न क्या क्या है, देखकर बताओ। सिर्फ रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ बताओ, कौन बताएगा? कुल 8 है अच्छे प्रश्न की। आदर सब पढ़े, लाल पॉइंट ही पढ़े सब पूरे। उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, अनुदेश, इसके माध्यम से विशेष क्षेत्र, विशेष वस्तु प्रश्न, प्रश्न का रूप, भाषा, अच्छा प्रश्न, स्पष्ट उत्तर की शब्द सीमा, मूल बिंदु पूरे। एकदम बराबर है। तो अच्छे प्रश्न जो होते हैं, इन अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं भी होती हैं। तो एक तो प्रश्न जो होना है वो उद्देश्य पर आधारित होना है, बराबर। हम जो पूछना चाहते हैं और जिसकी वजह से हमने प्रश्न को पूछा है, वो उद्देश्य प्राप्त करने वाला प्रश्न हो कि नहीं हो कि नहीं हो? होना चाहिए सर। यस। कि किस उद्देश्य से, किस मकसद से हमने क्वेश्चन को पूछा है। अगर वो मिलता नहीं है तो तुम्हारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? क्या कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यह है कि जो हम पूछना चाहते हैं तो उसे एक अच्छा सा उद्देश्य होना जरूरी है। अनुदेशन इसके माध्यम से अनुदेशन के माध्यम से हमें क्या करना है, विशेष कार्य हमें सौंपा देना चाहिए बच्चों पर। इस प्रयोजन के लिए समुचित निर्देशनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और वाक्य संरचना की स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो अनुदेशन के माध्यम से हम ये बतलाना चाहते हैं कि विशेष कार्य है, उस विशेष कार्य का जब आप एक प्रयोग करते हैं या फिर उसको महत्व देते हैं, तो उस वक्त उसकी संरचनाओं की स्थिति का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। विषय क्षेत्र, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसी क्षेत्र का हो क्या दूसरे क्षेत्र का? मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री या फिर पढ़ा रहा हूँ सीडीपी और क्वेश्चन मैंने पूछा तेलुगु का, चलेगा क्या? नहीं सर। हाँ। तो वो बात महत्वपूर्ण है, जो पूछना चाहते हैं वो असल में हो और कंप्लीट हो। विषय वस्तु प्रश्न उसी विषय क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, जो भी कुछ विषय है जिसके संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। अब जिस बारे में पूछना चाहते हैं उसी पे करना है, यहाँ पर घुमा फिरा कर इधर उधर से थोड़ी आना नहीं है। और प्रश्न का जो रूप रहता है, इसका रूप उस उद्देश्य और विषय वस्तु पर निर्भर करता है जिसकी परीक्षा ली जानी चाहिए, बराबर। तो इससे प्रश्न का रूप हमें समझ में आता है। कतिपय योग्यताओं की परीक्षा देने के लिए कई तरीके बेहतर होते हैं, तो वो तरीकों का इस्तेमाल कर कर हमें इन प्रश्नों का या फिर योगात्मक मूल्यमापन का इस्तेमाल करना चाहिए। उत्तर की शब्द सीमा, उत्तरों की शब्द सीमा पहले ही तय करनी है, कितने प्रश्न के लिए कितना मार्किंग सिस्टम है वगैरह। तो उत्तर की शब्द सीमा को हमें पुनर्निश्चित करना है। प्रश्न की भाषा इतनी सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए कि
उसे संभावित उत्तर की सीमा या परिभाषा स्पष्ट हो सके। तो हमें ये काम करना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों को उसकी सीमाओं का पता चले और कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है इसकी भी मालूमात हो सके। मूल बिंदु पूरे प्रश्न के लिए और उसके उपविभागों के लिए मूल बिंदु या अंकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि बच्चों को कितने अंक मिले हैं वगैरह, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, हमें भी यहाँ पर पूछ। अगला है प्रश्न पूछते समय हमें किस बात को ध्यान में रखना। आपको क्या लगता है, प्रश्न पूछते वक्त किसी बात को ध्यान रखना है कि नहीं रखना है, जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है सर जी। जरूरत है। तो ऐसे जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है? प्रश्न प्रश्न कैसे पूछना है? हाँ बोला बोला, पूर्ण वाक्यात बोला, काय म्हणले? मी सांगू सर? त्या ज्या घटनेवरती आहे ते नेमकं उद्देश त्याचा काय आहे नेमका त्या त्याच्यावरती उद्देश्य कौन सा है, कौन इसमें दिया, देखो अभी उद्देश्यहीन प्रश्नों को न पूछा जाए। हमें जब बच्चों को प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछते वक्त हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जो उद्देश्य रखना है, अगर वो उद्देश्य पूरा न हो तो उस प्रश्न का कोई दिक्कत है क्या? तो कभी भी उद्देश्यहीन प्रश्न हमें बच्चों को पूछने नहीं चाहिए और हर एक प्रश्न का उद्देश्य वहां पर होना है। अब जो पढ़ा रहे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे, अब उस पढ़ाते वक्त क्यों पूछ रहे हैं कि बच्चे का ध्यान है कि नहीं थे, किस लिए पूछ रहे हैं, किस कारण से पूछ रहे हैं, तो वो उद्देश्य होना चाहिए, मगर हाँ उद्देश्य नहीं पूछना चाहिए। बराबर है? बराबर है। और फिर हम कभी कभी जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नों से बच्चे क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं कि सर ने क्या पूछा है, क्या पूछना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को भ्रमित करने वाले प्रश्न हमें पूछने भी नहीं चाहिए। प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर भी अंकित हो वैसे उसमें पूछना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम यस नो वाले भी पूछते हैं और कभी कभी उसमें आंसर होता है, हेच उत्तर आहे का म्हणून आपण विचारतो, है कि नहीं? तो कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्यहीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ ही उसमें हिंट दी है कि प्रश्न पूछने से वक्त उसे कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसमें ही क्या डाल दिया, तो आंसर डाल दिया। यहाँ बच्चों को क्या कहना है अभी, ये सर नो कहना है, तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को क्या करना है, थोड़ा नहीं पूछना है। आवश्यकता से अधिक सूचना प्रदान करने की अपेक्षा वाले जो प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए। जो अगर प्रश्न पूछना है तो उसमें अगर आप अपेक्षा ज्यादा रख रहे हैं और कुछ सूचनाएं ज्यादा दे रही हैं तो ज्यादा सूचना देने वाले प्रश्नों का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाना चाहिए। कर्मवार बालकों से प्रश्न पूछने में दूसरे रुचि खो देते हैं, तो कर्मवार भी प्रश्न नहीं पूछना है बच्चों को एक एक। हाँ, तो उससे क्या होता है, बच्चे रुचि खो देते हैं। इंटरेस्ट बनाए रखना है तथा बच्चों में क्यूरियोसिटी को भी पैदा करना है। बच्चे के अनुमान को प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अनुमान को प्रोत्साहित न करें, वो बच्चा खुद अनुमान निकालने की कोशिश करो, तुम कुछ मत कहो, कुछ मत करो, वो सब कुछ बच्चे को करने दो, जिससे बच्चा अपनी खुद की विचार शैली डेवलपमेंट कर सके, थॉट प्रोसेस वो पूरी कंप्लीट कर सके, वो किसी पर भी निर्भर ना रहे। अब सर पूरा इंगित का मतलब क्या बताया सर आपने? किसका? इंगित, उत्तर भी इंगित हो, ऐसे इंकित, प्रश्न जिनमें हा, इंकित म्हणजे काय, आता त्याच्यातच उत्तर आहे। इंकित म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला इंग्लिश मध्ये वर्ड है बघा, उसको अधोरेखित भी कहा जाता है। उत्तर इंकित होता है उसी में, अधोरेखित है, और इंग्लिश में एक वर्ड है उसको इंकित करना। अंडरलाइन हाँ? अंडरलाइन ऑनलाइन सर। अंडरलाइन अंडरलाइन
अंडरलाईन बी आपण आता तोंडी विचारतोय. आता तोंडी विचारताना तुम्ही थोडीच म्हणणार आहे अंडरलाईन करायला. मग मुद्देवाचक आता मी तुम्हाला सर काय म्हणलं की आता एक प्रश्न सांगितला मी बघा, की प्रश्न आपण जे विचारणार आहोत ते उद्देशपूर्ण हवाय की नको आहे? उद्देशून का सर? हा. सर एखाद्याचं उत्तर आपल्याला पाहिजे असेल तर ते पॅराग्राफ आपण त्यांना देऊन त्याचा उद्देश त्यातच असेल तर तो विचारू नये आपण. अभी यहाँ पर उसका इंकित का अर्थ है एकदम परफेक्ट, वो है अधोरेखित करना, यानी उत्तर को अधोरेखित नहीं करना है. अधोरेखित का मतलब अंडरलाईन नाही आहे. अधोरेखित म्हणजे त्याच्यातच उत्तर असं आहे की तुम्ही जे प्रश्न सांगताय त्या प्रश्नामध्येच उत्तर नसायला पाहिजे. का थोडक्यात मराठीत सांगायचं झालं तर ओके जे सर, प्रश्न ओके. तुम्ही विचारणार आहे त्या प्रश्नामध्ये ते उत्तर. रिराईट का? हा रिराईट आन्सर. हा अशा टाईपचे प्रश्न नको आहेत. आणि त्यामध्ये कधी कधी आपण येस चे पण प्रश्न विचारतो बघा, तर ते तसे पण प्रश्न मोठ्या प्रमाणामध्ये विचारायचे नाही. आलं लक्षात? येस सर, येस. आगे जाऊं फिर मैं अभी. ओके. Yes, sir. अब पूरक प्रकार के प्रश्न हैं कुछ. अब पूरक प्रश्न के प्रकार क्या है? तो पूरक प्रश्न हम पूछते हैं जिससे बच्चे का क्या होता है पूरक प्रश्नों में. पूरक प्रश्न यानी कौन से प्रश्न? देखो, जिससे बच्चा खुलेआम विचार कर कर अपने उत्तर जाहिर करता है. इससे क्या होता है, बच्चे की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, विस्तारित रूप देने का और विश्लेषण करने का तरीका विकसित होता है तथा तर्क अनुमान करने की तकनीक उसमें आ जाती है. ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर पूरक प्रश्न कहा जाता है. पूरक प्रश्न में बच्चों को मुक्त किया जाता है कि वो कितना भी चाहे लिखे, बराबर, वो अपने जो भी कुछ लिखा है उसको वो गलत नहीं कर सकता क्योंकि उसके खुद के विचार होते हैं. तो उसमें पूरक प्रश्न के प्रकारों में निबंधात्मक प्रश्न पहला आता है, फिर है लघुत्तरीय प्रश्न और फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न. निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लघुत्तरी यानी शॉर्ट नोट्स और अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम क्या कहेंगे? अति लघुत्तरी को दीर्घोत्तरी. अति लघुत्तरी को दीर्घोत्तरी कैसे कहेंगे? ऑब्जेक्टिव सर. क्या कहेंगे? थोडक्यात सर शॉर्ट आन्सर. शॉर्ट राइट शॉर्ट नोट. एका वाक्यात सर. हाँ, एका वाक्यात. एक आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस. जिसको हम क्या कहते हैं? वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न. हम्म. हा ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न म्हणतो आपण त्याला. आता हे वस्तुनिष्ठ म्हणजे प्रश्नांच्या प्रकारामध्ये थोडं मराठी तिथं बोलतो तुम्हाला कळावं म्हणून, की आपण जे प्रश्न लिहितो, आता निबंधात्मक प्रश्नामध्ये आपण वर्णन करतो एखाद्या परिस्थितीचं, स्थितीचं वर्णन केलं जातं, त्या वर्णनात्मक म्हणून त्याला वर्णनात्मक प्रश्न सुद्धा म्हणतात निबंधात्मकला, बरोबर आहे. दुसरा आहे लघुत्तरी प्रश्न असतात. लघुत्तरीमध्ये आपण इंग्लिशमध्ये त्याला शॉर्ट नोट्स म्हणतो. अशामध्ये कारणे द्या, परिणाम लिहा असे पण असतात, ते लघुत्तरीमध्ये येतात, बरोबर. टिपा लिहा हे त्याच्यामध्ये. अति लघुत्तरीय मध्ये काय येतं की जो ऑब्जेक्टिव्ह टाइप्स असतात, एमसीक्यूज असतात, वन लाइनर क्वेश्चन्स असतात एका वाक्यात वगैरे, तर जोड्या लावा, घटात में बसणारा, ऐसे शब्दों का या फिर प्रश्नों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है. तो अभी जो जो प्रश्न दिए हैं उसको अभी हम देखेंगे. पहला है निबंधात्मक प्रश्न, जिससे क्या है कि बच्चा अर्जित ज्ञान के संगत तथ्य का वो चयन करता है, उसने जो ज्ञान को अर्जन किया है उस ज्ञान को वो बढ़ावा. आता मी थोडक्यात सांगतो, सगळे तुम्ही बीए केलेलं आहे सरासरी. हा, तुम्हाला निबंधाचा प्रश्न होते की नाही? होते. आता किती मार्काचं होतं एखादा निबंधात्मक प्रश्नांचं मार्क सांगू शकाल? 5 7 मार्क. 10 मार्क. बरोबर. आता आपण विद्यापीठी जर प्रश्न देत असेल तर ते 10 मार्काला येतं, बरोबर आहे का नाही? 10 सर. मार्क. आणि बीए ला पूर्वी ज्या वेळेस मला असं वाटतं शिवाजी युनिव्हर्सिटी होतात, आपल्याकडे सोलापूर युनिव्हर्सिटी स्वतःच आहे, एका जिल्ह्यासाठी एकच युनिव्हर्सिटी. त्याच्या अगोदर कोणती युनिव्हर्सिटी होती आपण संलग्न? शिवाजी युनिव्हर्सिटीची होतो, बरोबर आहे. आणि 2004-5 मध्ये आपण आपलं नवीन विद्यापीठ स्थापन केलं आणि आपली मुहूर्तमेढ केली आपण.
हर्ष पुन्हा लाईट गेली मी बाहेर पडलो ही लाईट येतो लगेच थांबा.